डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल के हौसला बैच में। यह बैच स्पेशली क्लास 10th के लिए बनाया गया है, जिस क्लास 10th के स्टूडेंट मैथ सब्जेक्ट को आसान तरीकों से आसान भाषाओं में समझ सके। तो इसी में हम लोग जितने भी पीछे के वीडियोस हैं उस वीडियोस के कमेंट में स्टूडेंट भी अपना दिन प्रतिदिन हौसला बढ़ाते जा रहे हैं। इसीलिए हौसला को न कम करते हुए हम भी एक नए वीडियो को लेकर आ चुके हैं। इस नए वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 है उसको में जो उसी में जितने भी क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके समझना भी है। और बिना किसी देरी किए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोला गया है वह क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्न संख्याओं के को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड संख्याओं में क्या करना है, व्यक्त करना है। और अभाज्य गुणनखंड संख्याओं में व्यक्त करना है, साथ ही साथ यहाँ पर इसको गुणनखंड करना है। किसमें? अभाज्य गुणनखंड संख्याओं में। तो आखिर में अभाज्य गुण संख्या होता क्या है, तब ना उसको गुणनखंड में लिखिएगा। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो वह संख्या जिसको केवल खुद से कट सके या एक से कट सके, यानी वह संख्या जो एक से कटे चाहे खुद से कटे, तो वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो उन्हीं संख्याओं के गुणनफल के रूप में ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व करना है। तो हम लोग बिना किसी देरी के इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, 140 है, तो यहाँ पे 140 को ऐसे लिख देंगे और ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ से हमको सबसे छोटी सी संख्या होती है अभाज्य संख्या, वह क्या होती है? तो वह क्या होती है? 2 होती है। और 2 भी एक चीज बताए थे नोट में कि 2 क्या है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। क्या है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो 2 से भाग लगाते हैं, अगर 2 से नहीं कटता है तो 3 से काटते हैं। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और यहाँ पे क्या हुआ? 0 आएगा। फिर यहाँ पे लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा ही, तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 1 बचा। यहाँ पे क्या बचा? 10, तो 2 बचे 10, फिर 5 सत्ते 35 हो गया ना। अब यहाँ पे आप एक और क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम लोग 7 को एक मर्त में काट देंगे, तो क्या एक भाज्य संख्या अभाज्य है? तो अभाज्य नहीं है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि यह 7 एकम 7 नहीं काटेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? केवल यहीं तक रोक देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, यानी 140 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो 140 को 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 के रूप में लिख सकते हैं। एक और तरीका क्या होता है लिखने का, तो यहाँ पे यह 2 को 2 गुने 2 है, यानी 2 का पावर क्या हो जाएगा? 2, यानी 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7 हो जाएगा। यह किसका आया? 140 का आया। अब 156 को हम लोगों को क्या करना है? तोड़ना है। तो 156 को सॉल्व करेंगे तो 156 यहाँ पे लिखेंगे, 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है? 6 है। तो यहाँ पे 2 सत्ते 14, फिर यहाँ से 1 16, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 1 18, 2 नवा 18, फिर यहाँ से 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, यानी 13 तिहाई 39। इसी तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे? 156 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसका मतलब क्या होगा? यह 2 का स्क्वायर गुने में यह 3 गुने 13 होगा। बिल्कुल। अब यह क्या हुआ? यह 156 को हम लोग तोड़कर लिखे। यह क्या है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे गए हैं। अब इसी तरह हमको 3825 का लिखना है, तो बिल्कुल सिंपल सा है। इसी तरह उसको भी क्या करना है? डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 3825। तो लास्ट में क्या है? 5 है। अगर लास्ट में 5 रहे या 0 रहे, तो जो अगर 5 रहेगा तो वह क्या होगा? 5 से कटेगा। अगर 0 है तो वह 2 से भी कट सकता है और 5 से भी कट सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 से भाग लगाएंगे। तो 5 से 3 में तो भाग लगेगा नहीं, तो एक 8 को भी लेना पड़ेगा, यानी 38। तो 5 सत्ते 35, तो 38 में से 35 गया तो 3 और 3 2 32, तो 5 छक 30, 2 बचा और यहाँ पे 5, तो 2 और 5 25, यानी 2 पर 5 क्या होगा? 25, तो 5 25। फिर 5 से भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5 और क्या बचा? 2, 2 और 6, 2 पर 6 26, यानी 5
25, फिर यहाँ पे 26 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और यहाँ पे 15, तो 5 3 15। फिर अगर 3 से काटना चाहे तो कट सकता है कि नहीं कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। क्यों, 5 1 6 व 3 9, तो 3 के पहाड़ा में 9 आता है तो 3 से कट जाएगा, 3 5 15 और 3 एकम 3। फिर उसी तरह 5 1 6 यानी 3 से कट सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 21, 3 7 21। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब इसको भी क्या करेंगे हम लोग सजा कर लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 3825 बराबर 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 17। तो अगर इसको और सजा कर लिखना हो तो 3825 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17, और यही क्या हो गया आंसर होगा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसमें 2 क्वेश्चन और है उसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर से यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बोला है 5005 को क्या करना है अभाज्य गुणनखंड संख्याओं में लिखना है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो अगर 5005 लिखे तो यह क्या होगा 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, फिर यह क्या है डबल जीरो है तो डबल जीरो हो जाएगा, क्यों क्योंकि जीरो से डिवाइड नहीं होगा, और 5 एकम 5। फिर इसके बाद में अगर काटना चाहे तो वो किससे कटेगा, तो देखें तो 1001 है, क्या वह 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो चेक करते हैं, कट जाए तो कट जाए, नहीं कटे तो कोई बात ही नहीं। तो अगर 7 से काटे तो 7 एकम 7, तो 10 में से 7 गया तो 3 30, तो 7 चौका 28, कितना बचा 30 में से 28 गया तो 2 और 2 1 21, यानी 7 3 का 21। फिर इसके बाद में अगर काटना चाहे तो यह क्या 11 से कटेगा, तो बिल्कुल कटेगा, 11 एकम 11, तो यहाँ पे क्या होगा 11 एकम 11, फिर 14 में से 11 गया तो 3 और 3 पर 3 33, यानी 11 तिहाई 33, यानी 5005 को हम लोग क्या लिखेंगे तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यही क्या हुआ इसका आंसर हुआ। अब हमको क्या करना है यहाँ पे 7429 को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 7429 इसको काटना चाहे तो यहाँ पे लास्ट में क्या है 9 है, तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग इसको जोड़ कर देखेंगे क्या यह 3 से कटेगा कि नहीं, तो 7 2 9 9 9 18 18 4 22, तो 22 तो आता नहीं है, तो 3 से नहीं कटेगा, 7 से काट कर देखेंगे तो 7 एकम 7 7 छक 42 और 7 एकम 7 7 से भी नहीं कटने वाला है। तो अब किससे काटने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर अगर देखें तो हम डायरेक्ट कुछ फॉर्मूला या फॉर्मूला तो इसका नहीं होता है, तो हम लोग डायरेक्ट पहाड़ा से करने की कोशिश करेंगे, तो 17 से करेंगे, तो 17 के टेबल में क्या आता है कि नहीं आता है, तो 17 से भाग देंगे, तो 17 से अगर भाग देंगे 74 29 में तो क्या होगा, तो 17 दूने 34 17 51 17 चौका 68, तो यहाँ पे 17 चौका 68 होगा। फिर यहाँ से 14 में से 8 गया तो 6 और यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे 2, तो फिर 17 चौका 68 नहीं होगा, 17 तिहाई 51, तो यहाँ पे 51, यहाँ से क्या होगा 2 में से 1 गया तो 1 और यहाँ पे 6 में से 5 गया तो 1 और यहाँ पे 9, तो यहाँ पे फिर 17 7 क्या होता है 119, तो 17 7 119 हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा कैंसिल हो गया, यानी यह क्या होगा 17 से भाग लगाएंगे तो 437 होगा। अब क्या यह किससे कटेगा, तो यहाँ पर क्या 19 के टेबल से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 19 के टेबल से अगर काटने की कोशिश करें तो 19 दूनी क्या होता है 38, क्या होता है 38, तो 43 में से 38 जाएगा तो क्या बचेगा 5, 5 पर 7 57, तो 19 तिहाई क्या होता है, तो 19 तिहाई 57, तो यहाँ पे 23 बार में कटेगा, यानी यह क्या है डायरेक्ट कट रहा है, तो यह 17 भी अभाज्य 19 भी अभाज्य 23 भी अभाज्य, इसका मतलब 74 29 को हम लोग क्या लिखेंगे 17 गुने 19 गुने 23 लिखेंगे, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1.1 का 1.2 का, उसमें पढ़ने से पहले हम लोगों को पढ़ना क्या पड़ेगा, तो उसमें एक नियम को बताया गया है, जिसमें क्या बताया गया है कि दो संख्याओं का
अगर आप HCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं और दोनों को आपस में गुना करते हैं तो वह दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी संख्या A है और B है, इस दोनों को अगर आपस में गुना करते हैं तो दोनों का HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आता है। और इसी कॉन्सेप्ट को क्या करना है, हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे इसको, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन में बोला है कि आप बताएं कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन आता है वह पहला है 26 और 91। पहला जो क्वेश्चन है दूसरा का पहला वह क्या है, 26 और 91। अब यहाँ पे HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो इसके लिए हमारा जो सटीक फॉर्मूला होगा, सटीक रास्ता होगा, वह रास्ता क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम LCM निकाल लेंगे और HCF निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 26 और 91, तो यहाँ पे 13 सतह 91 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 दूना 26 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 26 इक्वल टू 2 गुने 13, फिर यहाँ पे 91 इक्वल टू 7 गुने 13, तो 13 कॉमन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर तो HCF क्या हो जाएगा, तो HCF क्या होता है, दोनों में कॉमन यानी 13, और LCM क्या हो जाएगा, तो LCM इक्वल टू जो कॉमन हुआ उसको भी लेना, जो नहीं कॉमन हो उसको भी लेना। तो यहाँ पे क्या होगा, 13 दूना 26 गुने 7 यानी 7 छक 42 का 2 हासिल 4 और 7 दूनी 14 4 18 यानी 182, यानी HCF 13 आया और LCM 182 आया। अब हमको जांच करना है कि क्या यह जो बात है वह सही है या नहीं है, यानी A गुने B यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे A गुने B बराबर HCF गुने LCM। यह क्या करना है, प्रूफ करना है। तो LHS RHS के बराबर हो जाएगा तो बात सही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम LHS से लेंगे तो LHS क्या है, यहाँ पे A गुने B यानी A गुने B। तो A का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो A का वैल्यू यहाँ पे हम A इक्वल टू 26 भी मान सकते हैं और B इक्वल टू 91। क्यों, क्योंकि यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय से नहीं बना रहे हैं, इसलिए इसमें छोटा बड़ा देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे A का वैल्यू कितना ले लेंगे, 26 है। तो यहाँ पे 26 गुने B का वैल्यू क्या है, 91। अब इसको गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 26 ऊपर 91 नीचे, तो गुना होगा। तो यह क्या हो जाएगा, 26 9 छक 54 के 4 हासिल 5 9 दूनी 18 और 5 23, यानी यह पे क्या हो गया 6 और यह 6 और यह 3 और 2, यानी A गुने B का वैल्यू कितना आया, 23 66 आया, यानी A गुने B इतना आया। तो HCF और LCM में गुना करने पर इतना आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नाउ फ्रॉम RHS से लेंगे। तो RHS क्या है, तो RHS में बोला है HCF गुने LCM, यही ना बोला है। तो HCF का वैल्यू कितना है, तो HCF 13 है, तो यहाँ पे 13 गुने LCM का वैल्यू कितना दिया, 182। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 182। तो यहाँ पे गुना करना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2 और 13 बटे 104 और 104 और 2 क्या हो जाएगा, तो 104 और 2 106, तो 6 हासिल यहाँ पे क्या आएगा 10 और 13 कम 13 10 क्या हो गया 23 हो गया। तो यहाँ पे अगर देखें तो LHS का वैल्यू 2366 और RHS का भी वैल्यू कितना है 2366। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि LHS बराबर RHS इसलिए A गुने B बराबर LCM गुने HCF, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
यहाँ पे जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा का दूसरा, वहां पे क्या है 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। साथ ही साथ हमको प्रूफ करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वह उनके एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं, जैसा कि पहला क्वेश्चन देखे थे। तो इसमें से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इनका क्या करना पड़ेगा, हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा। अब आप कहिएगा आप अभाज्य गुणनखंड का उपयोग कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन का क्यों नहीं कर रहे हैं? तो यूक्लिड विभाजन का अगर करेंगे तो केवल उससे क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा, एलसीएम फाइंड नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। हम चाहेंगे तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, चाहे यूक्लिड विभाजन से भी निकाल सकते हैं, जो हमको आसान लगे उसको निकाल सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने से दोनों हमारा आंसर आ जाएगा एलसीएम और एचसीएफ। इसीलिए क्या करेंगे, इसमें 510 को और 92 को अलग अलग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। यह 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 10, 2 पचे 10, फिर 1 बचा 0, तो 10, 2 पचे 10, फिर 5 से काटेंगे 50, 25, 5 एकम 5 और 17 तिहाई 51 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, एक बचा और 12, तो 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब इसके आगे कटने वाला नहीं है तो हम क्या करेंगे, 510 को यहाँ पे सजा देंगे और इसके नीचे 92 को। तो 510 को क्या 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17, यहाँ पर देखेंगे तो 2 गुने 2 गुने 23 यही है। अब यहाँ पे 2 कॉमन मिलने वाला है, इसके अलावा कुछ मिल रहा है कॉमन तो नहीं मिल रहा है। तो एचसीएफ क्या बोलता है कि दोनों संख्याओं में जो कॉमन रहती है उसी को क्या करना है आपको, वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ यहाँ से क्या आ गया 2, बट एलसीएम के लिए कंडीशन चेंज हो जाता है कि जो दोनों में कॉमन है उसके लिए 1 लेना पड़ता है, यानी दोनों में कॉमन 2 है तो 2 गुने, जो ना कॉमन नहीं है, कॉमन कौन नहीं है, 5 गुने 3 गुने, यहाँ पे क्या है 2 गुने 17, 2 गुने 17 गुने 23, ये क्या है कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर अगर गुना करेंगे तो क्या है 2 पचे 10, 17 तिहाई 51 गुने, तो यहाँ पे 23 दूनी क्या हो जाएगा 46। अब 51 और 46 में गुना करके 0 लगा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 46 गुने 51, 1 बार में क्या हो जाएगा 46, 6 पचे 30 का 0 कैरी 3 और 5 का 20 3 23, यहाँ पे क्या हुआ 6 4 3 2, यानी 23 46, इसका कितना होगा 23 46। अब यहां से हमारा एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया। अब क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग एलएचएस और आरएचएस लेंगे। एलएचएस में क्या बोला है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 510 और 92 का क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब एलएचएस से क्या देखेंगे, तो एलएचएस में बोला है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल यही बोला है। दोनों संख्या कितनी है, 510 और 92 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 510 गुने 92, 0 तो 0 आ जाएगा। अभी इसको साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 92, 5 गुने 10 का 0 कैरी 1 और 9 पचे 45 1 46, यानी 2 9 6 4, यानी कितना होगा 46 9 2 1 0 तो ऑलरेडी है। अब LHS इतना आ गया, अब RHS इतना आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर RHS में क्या बोला है, तो HCF गुने में LCM यही बोला है। तो HCF कितनी है, तो HCF हमारा है 2, तो 2 गुने LCM कितना है, तो LCM है 23 46, कितना है 23 46। तो यहाँ पे लिखेंगे 23 46 और यहाँ पे एक 0 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 0, क्योंकि 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी यहाँ पे भी 46 920 है, यहाँ पे भी 46,920 है। तो LHS और RHS दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि LHS इक्वल टू RHS, इसलिए
ए गुने बी कहने का मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, तो HCF गुने में LCM इसी के इक्वल है। और यही क्या करना है, हमको प्रूफ करना है। बस हो गया प्रूफ, आप लोग नोट डाउन इसको कर ले। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन बोला है 336 और 54 का क्या करना है, दोनों को आपस में HCF और LCM निकालना है। साथ ही साथ जो हमारा नियम है उसको प्रूफ करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होगा तो बोल देंगे नहीं है, अगर होता है तो हम कह देंगे कि होता है। और जब ये तीन हम लोग लगातार दो प्रूफ कर चुके हैं और ये भी प्रूफ हो जाएगा, तो इसके बाद हम लोग क्या बोल देंगे कि कोई भी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके HCF तथा LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये नियम क्या हो जाएगा, सत्यापन हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी साबित किया हुआ है, बट हमारे माइंड में, हमारे कवरेज क्षेत्र में यह पता चल जाएगा कि हाँ ये ऑलरेडी एक नियम साबित कराया जा चुका होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 336 और 54 को आपस में क्या करेंगे हम लोग, HCF निकालने के लिए और LCM निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से ये कटेगा, 2 एकम 2, यहाँ से 1 13, 2 छक 12, 1 16, 2 अठे 16, फिर 2 अठे 16, 2 चौके 8। फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से 21 बार में, और यहाँ पे फिर 3 से काटेंगे तो 7 बार में। फिर यहाँ से इसको कटना है तो 2 से काटेंगे तो 27 दूनी क्या होता है 54। फिर उसके बाद में 3 तिहाई 3 9 27 और 3 तिहाई 9, ऐसे कट जाएगा। वैसे ही बिल्कुल सजा देंगे तो यहाँ पे 336 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 गुने 2 गुने, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 गो है, 1 2 3 और 4, फिर गुने, यहाँ पे क्या है 3 गुने 7, तो 3 गुने में 7। फिर यहाँ पे क्या है, तो 54 के लिए तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। हम इसको एक बार और सजा देंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 4 गुने, यहाँ पे 3 का पावर कितना है 1 गुने 7 का पावर कितना है 1। फिर यहाँ पे 2 गुने 3 का पावर कितना है 3 है। ऐसा क्यों सजाएं, क्योंकि यहाँ पे कॉमन करने में बहुत झंझट हो जाता है कि कौन कॉमन हो रहा है, कौन बच रहा है, कौन क्या हो रहा है। तो यहाँ पे HCF के लिए क्या किया जाता है, तो HCF के लिए जो सबसे, जो कोई भी नंबर जो दोनों में हो उसका जो न्यूनतम यानी सबसे कम जो घात वाला होता है उसी को लिया जाता है। तो अगर 2 की बात करें तो 2 का न्यूनतम घात कितना है, तो न्यूनतम घात 1 है, तो 2 का न्यूनतम घात क्या लेंगे 1 गुना। 3 का न्यूनतम घात क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या लेंगे 1 3 लेंगे। फिर वहां पे 7 दोनों में कॉमन है तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा इसके आगे, तो 2 तिहाई 6, यानी HCF कितना आया 6 आया। और LCM में यह जो नियम है वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। HCF में बोलता है कि न्यूनतम घात और LCM में बोलता है कि अधिकतम घात। तो यहाँ पे अगर देखें तो 2 का अधिकतम घात क्या है 4, तो 2 का अधिकतम घात क्या लेंगे 4 गुने। फिर 3 का अधिकतम घात कितना है 3, तो 3 का अधिकतम घात 3 गुने, और 7 तो कॉमन है ही नहीं, तो जब कॉमन नहीं होता है तो उसको भी लिया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पे 2 का पावर 4 का मतलब जैसे यहाँ पे भी दे सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, ऐसे होगा, चाहे 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाता है गुना। 3 का पावर 3 का मतलब 3 का क्यूब कितना हो जाता है, तो 27 हो जाएगा गुने, यहाँ पे क्या होगा 7। अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 16 गुने 7 सते 49 के 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 18। फिर यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करना है तो रफ वर्क कर लेंगे, यानी 189 में क्या करना है 16 से गुना करना है, तो 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 8 छक 48 5, 53 का 3 हासिल 5, 6 एकम 6 5 11, और एक बार में क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 8 1, तो यहाँ पे 4 9 3 12 का 2 हासिल 1, 8 1 9 1 10 का 0 हासिल 1, 1 1 2 और 1 3, यानी यहाँ पे क्या आएगा, तो 30 24 यानी 3024 आएगा। अब यहाँ पे हमको प्रूफ क्या करनी है,
तो हमको प्रूफ करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे अब दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कितना है 336, यानी a गुने b निकालना है तो 336 गुने में 54, यही ना करना है। अब इसको भी हम लोग रफ वर्क कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 336 और गुने में 54, 6 6 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13, 6 5 30 का 0 कैरी 3, 5 3 15, 16 17 18 हासिल 1, 5 3 15 1 16, यहाँ से क्या है 4 4 8 3 11 के हासिल 1, 6 1 7 1 8 और 1, यानी 18,144 आएगा। कितना आएगा 18,144। क्या इतना इस HCF और LCM गुणा करने में आता है कि नहीं आता है? तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर RHS भी लिख सकते हैं, लिख देंगे RHS से। RHS से क्या बोला है तो LCM गुने में HCF। LCM कितना है तो LCM है 3024, तो यहाँ पे लिख देंगे 3024 गुने, यहाँ पे HCF कितना है तो 6 है, तो यहाँ पे 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 6 का 24 का 4 हासिल 2, 6 2 12 13 14 का 4 हासिल 1, 6 0 0 1 1 और 6 3 का 18, यानी 18,144 यहाँ पे भी आ रहा है, 18,144 वहां पे भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि A गुने B किसके बराबर है HCF गुने में LCM, और यहाँ पे यह प्रूफ हो गया। और साथ ही साथ आप यह भी दर्शा सकते हैं कि HCF बराबर कितना आया है 6 आया है, और LCM बराबर कितना आया है तो LCM बराबर है 3024 है। यहाँ पे क्या लिख देंगे 3024, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी तीन संख्याओं का क्या करना है आपस में HCF और LCM निकालना है। तो इसके लिए करते क्या है तो इसके लिए सिंपल सा इसको जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चंस में देखे हैं कि उनके लिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड को क्या करते थे अलग अलग करके रख के और उसके बाद में कॉमन करते थे, तो बिल्कुल उसी तरह इसको भी करेंगे। यहाँ पे अलग अलग इसका क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे 12 का 15 का और 21 का, यहाँ पे 2 छक क्या हुआ 12, 2 तिहाई 6, फिर यहाँ पे 3 पचे 15 और यहाँ पे 3 सत्ते 21। इतना आसान क्वेश्चन है कि आप सोचे भी ना होंगे। तो यहाँ पे अब लोग क्या करेंगे, अब इसको अभाज्य गुणनखंड जब कर चुके हैं तो इसको गुणज के रूप में लिखेंगे। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, 15 और 21, और ये क्या है 2 का पावर 2 है गुणे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। क्यों 2 का पावर 2 ले लिए, क्योंकि यह जो बार बार कॉमन करना इस तरह लगता है कि इसका यहाँ पे कॉमन करना पता चला कि इसका जो माला है दूसरा के गर्दन में चला गया, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वैसे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 गुने 3, फिर यहाँ पे 3 गुने में क्या हुआ 5, फिर यहाँ पे 3 गुने में क्या हुआ 7। अगर यहाँ पे इसका HCF निकाला जाए तो HCF में क्या होता है तो सबसे न्यूनतम जो घात होता है वही क्या होता है हमारा HCF होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे न्यूनतम घात अगर अलग अलग संख्या की बात करें तो 2 सभी में कॉमन है, तीनों में कॉमन है तो नहीं कॉमन है। क्या यहाँ पे 5 कॉमन है तो 5 कॉमन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा केवल यहाँ पे क्या कॉमन है तो 3 कॉमन है, तो तीनों में क्या हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा। तो यही क्या हुआ HCF हुआ। और यहाँ पे LCM निकालेंगे तो LCM क्या हुआ तो LCM हुआ जो दोनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन हो उसको लेंगे। तो तीनों में कॉमन के लिए क्या है तो 3 कॉमन है गुना, इसके अलावा क्या कॉमन है तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 का पावर 2 ले लेंगे और गुने में 5 और जो 7। क्यों, क्योंकि जो कॉमन नहीं है उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है 3 गुने 2 का पावर 2 यानी 4, 4 पचे 20 और गुने में 7। फिर यहाँ पे क्या हुआ 2 तिहाई 6 यानी 60 गुने 7 यानी 7 छक 42 यानी 420 आया। और यही हमारा क्या हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका आंसर हुआ। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है 17, 23 और 29। देखते ही पता चल गया कि यह तीनों क्या है अभाज्य संख्या है।
तो अभाज्य संख्याओं के बीच का HCF यानी मौसा कितना होता है, तो 1 होता है, यानी इसका मौसा तो निकल जाएगा आराम से। बट क्या इसका एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है, तो अभाज्य संख्याओं, अगर 2 अभाज्य संख्या हो चाहे 3 अभाज्य संख्या हो और उनका लसा निकालना हो यानी एलसीएम निकालना हो, तो उनको क्या होता है, उनका एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब यह तीनों अभाज्य संख्या है, तो इसका सॉल्व करेंगे तो 17, 23 और 29 का अगर HCF की बात करें तो HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह क्या है, अभाज्य संख्या है। और आप कहिएगा कि 17 को आप तोड़ दीजिए, 17 एकम 17, तो एक क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे इसका HCF 1 हो गया। अब इसका LCM क्या होगा, तो इसका LCM इक्वल टू क्या होगा, 17 गुने 23 गुने 29 हो जाएगा। यानी आपस में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले 2 संख्या में गुना कर लेते हैं, तो 17 से 23 में करना है, तो यहाँ पे 7 फिर का 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी 14, 15 16 और 23 हो जाएगा। यहाँ पे 1 9 और 3 391, यानी 391 गुने यहाँ पे 29। फिर यहाँ पे क्या करना है, 29 से गुना करना है, तो 9 एकम 9, 9 81 के 1 हासिल 8, 9 तिरका 27, 8 कितना हो गया, 35 हो गया। फिर यहाँ पे 2 एकम 2, 2 9 18 के 8 हासिल 1 और 2 3 6 1 7 हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, 9 3 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11, यानी कितना होगा, 11,339 होगा। यही हमारा क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और HCF हुआ। और इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन बोला है 8 9 और 25 का निकालना है। एनसीईआरटी का यह क्वेश्चन सब सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है वह क्या है, 8 9 और 25 का क्या करना है आपको, HCF और LCM निकालना है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 9 और 25, 5 25, उसके बाद में 3 तिहाई 9 और यहाँ पे 2 चौके 8। यहाँ पर देखें तो इन सभी में भी 8 ने और 25 में कोई कॉमन मिलने वाला है, कुछ कॉमन नहीं मिलने वाला है। इसको सजा कर लिखेंगे तो 8 9 और 25, तो 8 का क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, 9 का 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 3 गुने 3, तो 3 गुने 3 करने का मतलब 3 का स्क्वायर, और यह 25 है यानी 5 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। ये सब में कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बट इसमें से एक में क्या करें, सब में एक से गुना करें तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे सब कॉमन क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो HCF इनका क्या हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा 1, बट इसका LCM क्या होगा, तो LCM के लिए सबको क्या करना पड़ेगा, आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 का क्यूब गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, तो यहाँ पे 2 गुने 4 लिखते हैं, आसान होगा, और 2 9 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 गुने 5 का स्क्वायर 25, 25 चौका कितना हो जाएगा 100, और गुने 9 दूनी 18, यानी कितना होगा 1800 हुआ, यानी इसका LCM कितना होगा 1800 होगा। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन जो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF निकालना था उसको हम लोग निकाल चुके। अब बचे हुए जो क्वेश्चन है उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। यहाँ पर जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो बहुत ही मोस्ट VVI क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव में भी दे सकते हैं और सब्जेक्टिव के 2 नंबर में भी दे सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कंफ्यूज करने वाला रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया रहता है, HCF और HCF और ये ब्रैकेट में कुछ दिया रहता है, फिर यहाँ पे LCM और ब्रैकेट में कुछ दिया रहता है, बट यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि क्या है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है,
क्या है, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिए गए हैं ये दो क्या है, संख्या है। इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। दोनों में से किसी को ए किसी को बी मान सकते हैं। अगर यूक्लिड विभाजन से होता तो जो बड़ा होता उसी को क्या मानते, बी ए मानते, और जो छोटा होता उसको क्या मानते, बी मानते। तो यहाँ पे दोनों संख्या दी गई है जिसका HCF कितना है, 9 है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे ए मान लेंगे 306 और यहाँ पे बी मान लेंगे 657, और यहाँ पर देखा जाए तो HCF कितना दे दिया है, HCF दे दिया है, यानी इसी का क्या किया है, HCF कितना दे दिया है, 9 दे दिया है। बट पूछा क्या है, इसी का LCM पूछा है। इसी का LCM पूछा है कि नहीं पूछा है। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, LCM इक्वल टू वाट। अब हमको पता है कि दोनों संख्याएं दी गई है, तो दोनों संख्याओं से हम लोग आसानी से अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या कर सकते हैं, इसका LCM निकाल सकते हैं। बट हमारा जो 10th क्लास में आ गए हैं, हम कुछ नियम को जाने हैं, तो उसके थ्रू हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे। हम जानते हैं कि ए गुने बी बराबर LCM गुने HCF होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे ए और बी दिया है, HCF भी दिया है, LCM निकालना है। तो ए कितना दिया है, 306 गुने यहाँ पे बी कितना दिया है, 657, और बराबर क्या हो जाएगा, LCM कितना दिया है, तो नहीं दिया है। तो यहाँ पे LCM और गुने में क्या हो जाएगा, HCF कितना है, 9 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे LCM निकालना है, तो 9 से यहाँ पे लाकर क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 306 गुने 657 और भागा में क्या हो जाएगा, 9 बराबर में LCM। अब यहाँ पर देखें तो काटने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी से काटेंगे तो 9 सत्ते 63, और यहाँ पे क्या बचा, 2 और 27, 9 तिरका 27, यानी LCM किसके इक्वल हो जाएगा, तो 306 और गुने में 73 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 306 और गुने में 73, तो 6 तिरका 18 का 8 हासिल 1, 300 और एक क्या हुआ, 1 हुआ, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4, 700 और 4 क्या हो जाएगा 4, और 7 3 जा 21 यानी 21, यहाँ पे 8 और 3 और 9 और 4 13 का 3 कैरी 1 और 1 1 2, और यहाँ पे यानी 22,338 होगा। क्या होगा, 22,338, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो बोला है कि जांच करेगी क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n यानी 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी कि नहीं, यानी 0 पर वह समाप्त होगी कि नहीं, यानी उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। तो अब बताइए कि इकाई अंक 0 रहता है, इसका मतलब क्या होता है। इकाई अंक जो 0 है वो क्या कहता है, तो इकाई अंक 0 तभी रह सकता है जब वह किससे भाग लगे, 2 से लगे, या किससे लगे, 5 से लगे। यानी 2 और 5 का जो गुणनफल से अगर डिवाइड होता है तो वही क्या होता है, वह उसके इकाई अंक पे 0 आता है। इसके इकाई अंक पे क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि अगर 6 का पावर n 2 से डिवाइड हो जाए और 5 से डिवाइड हो जाए, यानी 2 से डिवाइड हो जाए, 5 से डिवाइड हो जाए, यानी 2 से कट जाए, 5 से भी कट जाए, यानी दोनों संख्याओं से कट जाता है, तभी वह क्या है, 0 पर समाप्त होगी। अगर वह नहीं कटती है, इसका मतलब वह क्या है, 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे चूंकि 6 का पावर n का गुणनखंड गुणन चाहे यह भी लिख सकते हैं कि 6 का पावर n केवल 2 या 3 या 2 और 3 के
गुणनफल से ही विभाज्य है किंतु इकाई अंक 0 प्राप्त करने के लिए संख्या को 2 और 5 के गुणनफल से विभाज्य होना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो 6 का पावर n है वह केवल या तो 2 से कट सकता है, या तो 3 से कट सकता है, या 2 और 3 के गुणनफल, यानी 2 और 3 का गुणनफल कितना हुआ 6, तो या तो केवल 6 से कट सकता है। लेकिन अगर इकाई अंक 0 चाहिए तो इकाई अंक 0 के लिए क्या होना चाहिए, तो इकाई अंक 0 कब होगा, जब या तो 2 से कटे, लेकिन 2 से कटने के साथ साथ वह किससे कटना चाहिए, 5 से कटना चाहिए, यानी 2 और 5 के गुणनफल से विभाजित होना चाहिए, तभी उसका इकाई अंक क्या आएगा 0 होगा। बट यहाँ पे 6 का पावर n में क्या वह 5 से भी कट रहा है, तो नहीं कट रहा है। इसका मतलब क्या है कि यह नियम का विरोध करता है। इसका मतलब यह होगा कि कोई भी संख्या 6 का पावर n के रूप में हो तो किसी भी n पूर्णांक संख्या के लिए वह इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए कोई भी संख्या जो 6 का पावर n के रूप में हो तो किसी भी n पूर्णांक संख्या के लिए इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। और यही क्या करना था, आपको बताना था। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका मतलब एक बार और समझ लें कि अगर देखिए इकाई अंक 0 चाहिए तो इकाई अंक 0 कब आएगा, जब वह संख्या या तो 2 से विभाजित हो, लेकिन 2 से विभाजित तो होगा, साथ ही साथ उसको किससे विभाजित होना पड़ेगा, 5 से विभाजित होना पड़ेगा। यानी 2 और 5 के गुणनफल यानी 10 से अगर विभाजित है तो वही क्या होगा, वह इकाई अंक 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे 6 का पावर n है, तो ये 6 का पावर n यानी 6 जो होता है, 6 किससे कटता है, या तो 2 से कटता है, नहीं तो 3 से कटता है, नहीं तो 2 और 3 के गुणनफल यानी 6 से कटता है। यही ना है नियम। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 का पावर 6 का पावर n के रूप में 2 का पावर m और गुणे 5 का पावर n का फॉर्म नहीं मिल रहा है, इसीलिए यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। और यही आपका क्या हुआ, आंसर होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे जो छठा नंबर क्वेश्चन है वो बोला है कि व्याख्या करें, यानी हमको बताना है कि जो 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य है या नहीं है। तो भाज्य है, यहाँ पे बोला है भाज्य संख्याएं क्यों है, तो इसी को क्या करना है, हमको बताना है। तो भाज्य संख्या क्यों है, यानी भाज्य संख्या कब होती है, जब वह संख्याओं का जो गुणनखंड है वह एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा है, यानी उसको अनेक गुणनखंडों में तोड़ सकते हैं, तो भी वह क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यह क्या है, 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 ऐसा है। और यहाँ पे क्या है, तो 7 गुने 5 गुने 4 3 फिर गुने 2 गुने 1 जोड़
5 है, यही ना है। तो अगर हम चाहे तो दोनों में क्या कॉमन मिल सकता है, यहाँ पे 13 कॉमन मिलेगा। तो 13 से क्या हो जाएगा, 13 कॉमन मिलेगा। कॉमन करने का मतलब 13 से भाग देंगे, तो इसमें से 13 गायब होगा तो क्या होगा, 11 सत्ते 77, और जोड़ यहाँ से 13 को भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, 1। तो 13 एकम 13, तो यहाँ पे क्या होगा, 13 गुने 78 मिल रहा है। कितना, 78। और यहाँ पे अगर 5 कॉमन करें तो क्या मिलेगा, 7 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और जोड़ में 1 होगा। यहाँ से गुना करेंगे तो 5 इंटू 7 का 28 और 2 3 6, यानी 28 गुने 6 जोड़ 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 इंटू 8 छक्का 48 का 8 हासिल 4 और 6 दूनी 12 4 16 और जोड़ 1 हुआ। तो यहाँ पे 5 गुने 1 6 9, यानी अगर बात करें तो यहाँ पर अगर इनको गुना करें, इसको भी गुना करें, तो यहाँ पर यह जो है इसको क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा संख्याओं में हम लोग क्या कर सकते हैं, गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर देखिए तो यह कोई भी संख्या आएगा, यह भी कोई भी संख्या आएगा गुना करने पर उसको 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि यही बताना था कि क्योंकि संख्याओं का गुणनखंड यानी जो फैक्टर की बात कर रहे थे, तो गुणनखंड क्या है, वह 2 से ज्यादा है। गुणनखंड 2 से ज्यादा है, यानी 2 से ज्यादा है कहने का मतलब क्या हुआ, तो 2 से ज्यादा कहने का मतलब यह हुआ क्योंकि यह क्या है, अगर इसको गुना करेंगे और इसको भी गुना करेंगे तो यहाँ पे कोई भी संख्या आएगा और उसी संख्या को यहाँ पे गुना कर ही लेते हैं, झंझट की बात ही नहीं रहेगा। तो 5 छक 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 छक 30 4 34 का 4 हासिल 3 और 5 एकम 5 3 8, 845 हो रहा है। और यहाँ पे अब 13 से गुना करेंगे 78 में, तो 13 8 104, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 104 का 4 हासिल 10 और यहाँ पे 13 7 91 और 10 91 10 101 हो जाएगा। यानी अगर 1014 और 845 की बात करें तो यह 1014 तो अपने से कट सकता है, अपने से कट जाएगा, और 1 से तो कटवे करेगा। 845 भी अपने से कट सकता है और 1 से भी कट सकता है। इसके अलावा देखें तो इसके अलावा 13 से भी भाग लग सकता है, 78 से भी भाग लग सकता है, इसके अलावा 5 से भी भाग लग सकता है और 169 से भी भाग लग सकता है। इसीलिए यह क्या है कि इसका जो गुणनखंड है वह 2 से ज्यादा है। यही कारण है कि यह क्या है, भाज्य संख्या है। आप इसका नोट डाउन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे बने रहिए। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो इस प्रश्नावली का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद जो सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन है वह थोड़ा उसका जो क्वेश्चन बहुत बड़ा था, इसीलिए केवल उसका शॉर्टकट लिखे हैं। उसका स्क्रीनशॉट मैं वीडियो पे दे दूंगा, साइड में दिख भी सकते हैं आप, कि वहां पे बोला है कि एक वृत्ताकार क्या है, वह फील्ड है जिसपे सोनिया और रवि दोनों क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो एक चक्कर लगाने में उनको यानी सोनिया को 18 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। और वही चक्कर पूरा करने में रवि जो लड़का है उसको 12 मिनट का टाइम लगता है। अब यहाँ पे वृत्ताकार क्या होता है, कोई भी खेल का मैदान होता है, तो यहाँ से भी सोनिया चल रही है तो उसको 18 मिनट लग रहा है, फिर यहीं से रवि चल रहा है तो उसको 12 मिनट लग रहा है।
तो यहाँ पे बताना है कि वह कौन सा समय होगा जब समय पे ये आके दोनों आपस में मिलेंगे, यानी अगर एक ही जगह से वह चलना शुरू करेंगे तो वह कब आके मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो यह रवि अगर 2 चक्कर लगाएगा तो 24 मिनट हो जाएगा, और यह 2 चक्कर लगाएगी तो क्या है, यह 18 दूना 36, यानी 2 चक्कर लगाने में 36 मिनट उसको लगेगा, इसको कितना लगेगा, 24 मिनट लगेगा। तो 36 और 24 के बीच में तो कोई भी तो एक ऐसा होगा समय जिसमें आकर यह मिलेंगे, तो वही हमको पता करना है कि कौन से समय में आके मिलेंगे। तो यहाँ पर मिलने का जो समय है वह तो क्या है, ज्यादा होगा तब ना मिलेगा, क्योंकि यह रवि तो 12 ही मिनट में अपना चक्कर पूरा कर ले रहा है। तो अगर हमारा जो टाइम आएगा कम आएगा, तो टाइम कब आएगा, जब हम HCF निकालेंगे। HCF क्या बोलता है, तो HCF बोलता है अधिकतम संख्या। तो इन दोनों में जो अधिकतम संख्या कॉमन होगा वही ना, तो कम ही समय ना कॉमन होगा। जो HCF होता है वो HCF क्या होता है, दोनों संख्याओं से बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर अगर यह बहुत देर बाद मिलने वाले हैं, इसका मतलब क्या है, हमको HCF ना निकालकर LCM निकालना है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 18 मिनट और 12 मिनट का हमको क्या करना है, आपस में HCF निकालना है। तो अब भाज्य गुणनखंड कर देंगे, यहाँ पे 18 का, यहाँ पे 12 का, 2 छक 12 और 2 तिहाई 6, फिर 2 9 18, 3 तिहाई 9, तो 18 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 बराबर 2 गुने 3 का पावर 2, और यहाँ पे क्या होगा 12 का, तो 2 का पावर 2 गुने 3। तो एलसीएम की बात करें, यानी अधिकतम जो संख्या, यानी कम समय, जो सबसे कम समय होगा उस पे वह जाकर मिल जाएंगे, तो वह कौन होगा, तो 2 का पावर 2 और गुने 3 का पावर 2, इतना ही मिनट में वह जाकर क्या होंगे, आपस में मिल जाएंगे। तो 2 का पावर 2 यानी 4 और गुने 3 का पावर 2 यानी 9, 9 चौका 36, यानी 36 मिनट के बाद वह जाकर एक दूसरे से क्या होंगे, मिलेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार और समझा दे रहे हैं, क्योंकि अगर देखिए इसका HCF कितना आता, 6 आता, तो 6 मिनट के बाद, तो 6 मिनट के बाद तो ये तो देखिए ये तो 18 मिनट में कवर कर रही है और ये 12 मिनट में, तो यहां से जब ये चलेगा तो इसका जो 6 मिनट होगा तो वो बहुत ज्यादा दूर तक चला जाएगा, और इसका जो 6 मिनट होगा वो बहुत कम दूर तक रहेगा। मान के चलिए 6 मिनट में तो इसको आधा पहुंच जाएगा, यहीं से देख लीजिए। तो यह अगर 12 मिनट में पूरा करता है तो 6 मिनट में तो आधा पहुंच जाएगा, और यह 6 मिनट में कहाँ रहेगी, यहाँ पे रहेगी। तो क्या वो पहुंच पाएगी, कभी भी नहीं पहुंच पाएगी, उसको कभी भी वह यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुका है। तो यही कारण है कि यहाँ पे हम लोग HCF न निकालकर LCM निकाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं कि जितने भी बताए गए कंसेप्ट है मेरे द्वारा वो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। कोई भी डाउट हो, यह एक एक्सरसाइज से रिलेटेड होना चाहिए, यह मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बेधड़क कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा सपोर्ट करने के लिए आप अपने जो जितने भी बैचमेट है, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनके पास हमारा वीडियो भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपना सा एक प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, ताकि हमको भी पता चलते रहे कि कितने स्टूडेंट है, कौन कौन स्टूडेंट है जो हमारे चैनल से एक्टिव है। साथ ही साथ पिछले वीडियो पे बहुत सारा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरे द्वारा समझाया गया जितना भी कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हुआ होगा। तो यहीं पे वीडियो को अंत करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।